नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। उत्तर प्रदेश लाइव में बात सबसे पहले लखनऊ की, जहां राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों और हथकरघा कारीगरों का सम्मान किया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने और कारीगरों के उनके हितों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करते हुए बुनकरों को नई सुविधाएं और अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस समारोह के दौरान सरकार की ओर से हथकरघा क्षेत्र के विकास और कारीगरों के सशक्तिकरण को लेकर संदेश दिया गया। मंत्री मोदी जी के जिन्होंने 7 अगस्त की तिथि को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में आयोजित करने और 2015 से लगातार इस आयोजन को पूरे देश के अंदर आयोजित करने का जो निर्णय लिया है, वह देश के उन लाखों हथकरघा से जुड़े हुए उद्यमियों, व्यवसायियों, हस्तशिल्पियों का सम्मान है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की लगभग 2.5 लाख उन परिवारों की ओर से जो इस हथकरघा उद्योग से जुड़े हुए हैं, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा होगा, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा हथकरघा का उद्यमी कितनी मेहनत से, कितने परिश्रम के साथ अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। कभी ये भारत की आजादी का मंत्र बना था, कभी यह आंदोलन स्वदेशी की प्रेरणा बना था और भारत की आजादी के अंदर आजादी के लिए एक नया मंत्र फूंकने का माध्यम बना था। और आज वही स्वदेशी के उत्पाद को एक नया जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज के इस दिवस का आयोजन 2015 से लगातार करना प्रारंभ किया। यह हमारी विरासत है और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये 2.5 लाख परिवार, यानी अगर एक परिवार में 6 सदस्य भी होंगे तो मान करके चलिए कि लगभग 14 से 15 लाख लोग जिस व्यवसाय पर आश्रित हैं, और अगर उसमें पावर लूम को भी हम जोड़ लें तो ये संख्या बढ़ करके आती है लगभग 30 लाख। ये 30 लाख से अधिक लोगों की आजीविका का कारण, उनके स्वावलंबन का आधार भारत की स्वदेशी और खादी के उत्पाद से जुड़े हुए हथकरघा उद्योग है। अयोध्या में संत समाज ने रामपुर एसपी के गोहत्या को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है। राम कचहरी चारोधाम मंदिर के महंत शशिकांत दास, रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम और पुजारी देवेशाचार्य ने बयान का समर्थन करते हुए गोवंश संरक्षण पर जोर दिया है। संतों ने कहा कि गोहत्या रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से कानून का कड़ाई से पालन कराने की भी मांग की है। स्वागत है और हृदय से उनका आभार। जो गौ माता का वध करने वाला है वो हरामी ही होता है, क्योंकि इससे भी अगर कोई निम्न उपाधि उसको दी जा सकती है वो देनी चाहिए, क्योंकि गौ हमारे राष्ट्र की माता है और उन्हीं की कृपा से हमारे बच्चे, हम सारे लोग पोषित होते हैं, पलते हैं। ऐसे में उन्हीं का वध करना, अपनी माँ की हत्या करना, ये तो हरामी ही होगा, हरामी की औलाद ही होगा, वही ऐसा कृत करेगा। रामपुर के
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के इस बयान की हम सराहना करते हैं और उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। बहुत अच्छी बात कही है, क्यों कि गाय हमारी माता है, हम उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कब तक चलता रहेगा। ये मनुष्य के पर अगर कोई आपत्ति आती है तो वो अपनी बात कह देता है, लेकिन आप देखें सड़कों पर गाय पर कुछ हो जाए तो वो रो लेती हैं, लेकिन वो किससे कहें। ये व्यवस्था पूरे देश में लागू होनी चाहिए और प्रदेश सरकार ऐसे अधिकारियों को प्रोत्साहित करे जो सनातन को सशक्त करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। निश्चित रूप से एसपी साहब का मैं समर्थन करता हूं, उनको साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि सही बात बोलने का उनके अंदर साहस गौ माता ने प्रदान किया है। गौ माता एक ऐसी माँ है जो सबका भरण पोषण करती हैं, वो कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं रखती हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उनके समीप जाता है तो सबको दूध देती हैं, सबका भरण पोषण करती हैं। और गौ माता ही एक ऐसी है, जब बालक की माँ गुजर जाती है तो उसको माँ का जो पूर्ण दूध में जो ऊर्जा होती है वो गौ माता के ही दूध से प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में गौ माता का हत्या जो करते हैं वो हरामी की ही औलाद होते हैं, वो अपने माँ बाप की औलाद नहीं, वो कई लोगों के औलाद होते हैं, वर्णशंकर होते हैं। ऐसे लोगों के चौराहे पे खड़े करके गोली मार देना चाहिए कि गौ माता के ऊपर अत्याचार न करें। गौ माता सुखी रहेंगी, समृद्ध रहेंगी, राष्ट्र अपने आप उत्कर्ष करता जाएगा, वृद्धि करता जाएगा। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर दिए गए संदेश को लेकर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हथकरघा क्षेत्र देश की संस्कृति, परंपरा और कारीगरों की मेहनत से जुड़ा हुआ है। मंत्री ने प्रधानमंत्री की अपील का स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय उत्पादों और बुनकरों को बढ़ावा देने से कारीगरों को नई ताकत मिलेगी। हथकरघा दिवस आज है। मैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देश के और राज्य के सभी भाई बहनों को मैं नमस्कार करता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हथकरघा केवल एक वस्त्र बनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत और उत्तर प्रदेश के समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और आत्मनिर्भर का प्रतीक है। हमारे बुनकरों की मेहनत है, जो गांव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं और ऐसे छोटे छोटे वर्ग के हैं जो लोग गांव में परिश्रम करते हैं, अपने घरों पर मशीन लगाए हैं। ऐसे बुनकर जो हैंडलूम का कपड़ों का निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर उन बुनकरों का सम्मान करें और खादी की दुकान से जहां पर हो, क्योंकि हैंडलूम का सामान हम लोग परचेज करें, क्योंकि स्वदेशी का आंदोलन ये अंग्रेजों के खिलाफ चला था। पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने विकास भवन का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 60 अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। खास बात यह रही कि रजिस्टर में उनकी उपस्थिति दर्ज थी। जिलाधिकारी ने सभी अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक सभी अधिकारी सुबह 10 बजे तक कार्यालय पहुंचकर जनता की समस्याओं का समाधान करें। डीएम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि फरियादी दूर दराज से आते हैं, लेकिन अधिकारियों के नहीं मिलने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने समय पर कार्यालय में सभी अधिकारियों से मौजूद रहने का निर्देश दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सख्त निर्देश है कि प्रत्येक अधिकारी 10 बजे अपने कार्यालय में बैठेगा और लोगों की समस्याओं का निस्तारण करेगा और गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हो और समय से अधिकारी बैठे। इसके लिए आज हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया है। तो विकास विभाग भवन में और हमारे कलेक्ट्रेट में करीब लगभग 60 कर्मचारी उपस्थित पाए गए हैं। उनका सबका एक दिन का वेतन काटा गया है और सख्त चेतावनी जारी की गई है और दोबारा अगर अनुपस्थित पाए गए तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में IGRS है कि जो शिकायतें आती हैं उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जाना चाहिए। तो उसी के क्रम में सभी अधिकारियों को बताया गया है और ये कहा गया है कि जो भी समस्याएं जनता को पहले तो सुने और उनकी समस्याओं का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करें।
सिद्धार्थनगर में कथित अवैध अस्पतालों के संचालन का मामला सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने NH 28 पर संचालित रचित हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई और इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि महिला की मौत के बाद भी अस्पताल संचालक इलाज का नाटक कर रहे थे और पैसा वसूल रहे थे। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। अस्पताल को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है और नोडल अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता राकेश यादव की ये खास रिपोर्ट देखिए सिद्धार्थनगर से। देखिए, मामला तो परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृत्यु पहले हो चुकी है, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है, ऐसा परिजनों का आरोप है। लेकिन अब ये तो जांच का विषय है कि मृत्यु का समय क्या है और आखिरी बार कब उसकी जांच है जिसमें वो उसको हम ये जान सकें कि उस समय वो जिंदा थी। उसके बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। इस हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अंडर प्रोसेस था। लगभग बाकी की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, बस हो सकता है सिग्नेचर और हाँ, मेरे सामने मैंने देखा है और उनको बार बार कहा जा रहा था कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तब तक आप कोई कार्य नहीं करेंगे और ये आश्वासन भी दे रहे थे कि अभी हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो गृह विभाग की आँख में धूल लूटने का कार्य किया है। ये बड़ी लापरवाही है और फिलहाल तो जो है हम नोटिस देके इसको बंद करा रहे हैं और आगे जांच होगी, विस्तृत जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे कार्रवाई पूरी तरीके से। खबर बांदा से। बांदा के गुरेह गांव में गरीब दलित किसानों ने प्रशासन पर पट्टे की जमीनों से बेदखल करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि 45 से 50 साल पहले मिले कृषि पट्टों को राजस्व विभाग ने बंजर और अन्य श्रेणियों में दर्ज कर निरस्त कर दिया है। किसानों का आरोप है कि उन्हें बिना नोटिस दिए खेती से रोका जा रहा है और जमीनों पर वृक्षारोपण कराया जा रहा है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी और तहसील प्रशासन से गुहार लगाई है। उनका कहना है कि इन जमीनों से ही परिवार का पालन पोषण होता है और अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। हमारे संवाददाता संदीप कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। परेशानी है, ये सब इंदिरा गांधी के समय के पट्टे, ये हमारे बुजुर्गों के किए गए थे और आज ये पट्टे निरस्त कर दिए गए थे। हमको कोई पता नहीं चला। इसके बाद जब ये सरकार ने अचानक धावा मार दिया, पट्टों में जोतने लगा और जो है वहाँ ज्वार बोआर दुनियादारी बोने लगी। बोने के बाद फिर हमको पता चला कि चलिए यार तुम्हारे पट्टे में ज्वार बो गई। हमको तो हमें कोई सूचना नहीं। गए वहाँ पर, हमने कहा कि ये क्या हुआ भाई? कहा ये कोर्ट का आदेश है। हमने कहा कि चलो कोर्ट का आदेश है। तो हमने अपना प्रयास किया, DM साहब के पास गए और तहसीलदार के पास गए, वहाँ जानकारी लिया। वहाँ जानकारी ये मिली कि मतलब ये कोर्ट का आदेश है और इसमें कुछ नहीं हो सकता। आप मतलब क्या कहते हैं ऊपर जाइए, वहाँ से अपना समझिए। तो वहाँ भी गए, अभी तक मतलब क्या कहते कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकला। हम साहब हमारे कानव से रहने की जगह नहीं है, तो उसी खेत में घर बना रहे थे। जब हमको सूचना मिली कि जो है पेड़ होट लगा रहे हैं, तो हमने कहा कि ये चले जाएंगे पट्टे। तो हमने घर बनाया तो फिर उन्होंने गिरवा दिया और करीब 40-50 साल हो गए और ये गेहूँ जो कुछ बोने नहीं दे रहे। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 18 दिनों बाद ही विवादों में आ गया। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 84 स्थानों पर सड़क धंसने और मरम्मत की जरूरत सामने आने से निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। परियोजना की प्रति किलोमीटर लागत करीब 75 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो राज्य के अन्य एक्सप्रेसवे से अधिक है। ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे, ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी की सड़कों को अमेरिका जैसा बनाने का दावा बीती 13 जुलाई 2026 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने उस समय किया था
जब लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन था, लेकिन बारिश की बौछार ने गडकरी के सभी दावों को पूरी तरह खोखला साबित कर दिया है। उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद सड़क के कई हिस्सों में आई तकनीकी खामियों ने इस दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे महंगा और अत्याधुनिक बताया गया लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के महज 18 दिनों के भीतर ही गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। करीब 4700 करोड़ रुपए की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे पर 84 स्थानों पर सड़क धंसने और मरम्मत की नौबत आने के बाद निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण पर प्रति किलोमीटर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो राज्य के किसी भी अन्य एक्सप्रेसवे की तुलना में सबसे अधिक है। उद्घाटन के समय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने क्या दावा किया था, सबसे पहले वो सुनिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि मैं जब पहली बार आया था तब मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग अमेरिका के बराबर बनेंगे। शायद उस समय लोगों को मेरी बात पर विश्वास रखने में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि देखा नहीं था। पर आज मुझे विश्वास है कि हम एक के पीछे एक ऐसे महामार्ग बना रहे कि उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय महामार्ग ये निश्चित रूप से अमेरिका के बराबर होंगे। ये वचन मैं आपको देना चाहता हूं। इसमें 18 दिन में 84 जगह मरम्मत करनी पड़ी है। एक्सप्रेसवे की कानपुर लेन पर 39 और लखनऊ लेन पर 45 स्थानों पर पैच वर्क किया जा चुका है। कई जगह सड़क धंसने के बाद दोबारा निर्माण कराया गया, लेकिन हालिया बारिश के बाद कुछ हिस्सों में फिर दरारें और गड्ढे दिखाई देने लगे। लखनऊ से उन्नाव की ओर इजराइल खेड़ा के पास करीब 200 मीटर क्षेत्र में मरम्मत कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश के बाद वहीं दोबारा सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कई स्थानों पर सड़क की ऊपरी परत उखाड़कर दोबारा डामर और गिट्टी बिछानी पड़ी। कुछ निर्माण कर्मियों ने भी नाम न छापने की शर्त पर स्वीकार किया कि सड़क अपेक्षित मजबूती नहीं दिखा रही है। चलिए अब हम आपको यूपी के सबसे महंगे एक्सप्रेसवे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का खर्च बताते हैं। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को बनाने में कुल 4700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, यानी 1 किलोमीटर पर करीब 75 करोड़ रुपए खर्च हुआ। यूपी में अब तक जितने भी एक्सप्रेसवे बने, उसमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे सबसे महंगा है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का टोल किराया भी महंगा है। एक्सप्रेसवे पर एक तरफ का टोल 275 रुपए, जबकि दोनों तरफ का टोल 415 रुपए वसूला जा रहा है। NHAI ने इस एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी है, मगर इस लेन पर 100 की स्पीड से चलाने पर उछाल इतना ज्यादा है कि गाड़ी अनियंत्रित हो रही है। एक्सप्रेसवे के किनारे बना शोल्डर भी धंस गया है। ये बारिश के पानी से मुख्य सड़क पर होने वाले कटाव को कम करता है। नालियां भी टूट चुकी हैं। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे महज 18 दिनों में 84 जगहों से धंस गया है। उद्घाटन के बाद हुई पहली बारिश के दौरान ही एक्सप्रेसवे पर कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए और दरारें दिखाई देने लगी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण में सामने आई तकनीकी समस्याओं का NHAI ने खुद इसका संज्ञान लिया है। NHAI ने सबसे पहले परियोजना के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर को निलंबित कर डिबार कर दिया है। साथ ही स्वतंत्र इंजीनियरिंग टीम के लीडर को भी निलंबित किया गया है। निर्माण एजेंसी को 2 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सभी सुधार कार्यों का खर्च एजेंसी स्वयं वहन कर रही है। समझौते के अनुसार अगले 15 वर्षों तक रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी कंसेशनर की होगी। इस पर सरकारी धन खर्च नहीं होगा। NHAI के मुताबिक लगभग 1 किलोमीटर का हिस्सा जो 64 किलोमीटर के आसपास है, वही जल रिसाव से प्रभावित हुआ है। बाकी पूरा एक्सप्रेसवे प्रभावित नहीं है। NHAI ने कहा है कि अब इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच
IIT खड़गपुर की टीम द्वारा कराई जाएगी। जब तक एक्सप्रेसवे का सुधार कार्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक टोल वसूली स्थगित कर दी गई है। वहीं NHAI ने साफ कर दिया है कि NHAI और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही हैं। पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ साथ वर्तमान प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के समय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी, लेकिन जमीनी हकीकत से मंत्री जी मुंह कैसे मोड़ पाएंगे। NHAI ने संज्ञान लेकर कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन मंत्री जी के उस वादे का क्या होगा जो उन्होंने यूपी की जनता से किया है। यूपी में अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का दावा। फिलहाल लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे यूपी में सियासत का केंद्र बनता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।